बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एस्पायरेंट्स। यकीनन आप खैरियत से होंगे और एस्पायर की क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हमेशा एस्पायर के साथ रहिए। एस्पायर आपके साथ है, आपके वक्त की कदर करता है और आपको फैसिलिटीज़ मुहैया कर रहा है। आपके घर बैठे हम आपके वक्त की कदर करते हैं। आज हमने जो टेस्ट हुआ है उस टेस्ट के कुछ एमसीक्यूज़ थे, टेस्ट 3। उन एमसीक्यूज़ के जवाबात को डिस्कस करते हैं। आइए, हमारे पास जो टेस्ट 3 था, आपको याद होना चाहिए ये लेक्चर नंबर 22 से 34 तक था। तो हमारे पास इसके अंदर सबसे पहला जो एमसीक्यू था कि आयोडीन प्रेजेंट इन द वाटर कैन बी सेपरेटेड। आयोडीन को पानी से कैसे अलहदा किया जा सकता है। तो आपको याद है हमारे पास मैंने कहा था पानी जो है उसके अंदर आयोडीन हालन नहीं होती। तो ये अलहदा करने वाली बात क्यों कर रहा है? असल में आपको याद होना चाहिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस पढ़ा था। हमने कहा था अगर पानी के अंदर हो पोटाशियम आयोडाइड के आई, तो आई मीन वो टूटी हुई हालत में होगा ना, जैसे NaCl पानी में हल करें, Na पॉजिटिव अलहदा हो जाता है, Cl नेगेटिव अलहदा हो जाता है। ठीक ऐसे ही के आई जब पानी में हल करें, के पॉजिटिव अलहदा, आई नेगेटिव अलहदा, आई नेगेटिव अलहदा, आई नेगेटिव। अब आयोडीन मिलाएं तो वो आयोडीन और आई नेगेटिव मिल के रहेंगे I3 नेगेटिव, ट्राई आयोडाइड आयन। इसे हम अलहदा कर सकते हैं। कैसे अलहदा कर सकते हैं? CCl4 लेके आए, पानी के साथ रखें। पानी और CCl4 एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक पोलर है एक नॉन पोलर है। दोनों को रख के अच्छे तरीके से ऐसे हिलाएं। उधर से पानी से आयोडीन क्या करेगी? निकलेगी और किधर चली जाएगी? CCl4 में। क्यों? आयोडीन भी नॉन पोलर और ये हमारे पास जो CCl4 लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी क्या? नॉन पोलर। तो लिहाजा लाइक डिजॉल्व लाइक, इसलिए वो वहाँ से निकल आएगी। ये प्रोसेस हमने पढ़ा था। ये कौन सा प्रोसेस था भला? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस था। लिहाजा आंसर कौन सा हुआ? डी हुआ। इसके बाद हमारे पास 2 MCQ है। तो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेज कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से कौन से प्रोसेस को अलहदा किया जा सकता है? मिसाल लें, हमारे पास सैंड है और नेफ्थलीन है। इनको ज़रा गौर से देखें कि नेफ्थलीन जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसे सब्लाइम किया जा सकता है। मैं सब्लिमेशन का तारुफ करवाता चलूँ, आपको याद होना चाहिए हमने लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब उनको गर्म किया जाता है तो लिक्विड से गुजरे बगैर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स बनाए जाते हैं। दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। ये मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था। लिहाजा नफ्थलीन की सब्लिमेशन हो सकती है। तो आप इसमें से क्या करें? सब्लाइम करते हुए इस अपरेटस में जो सामने पड़ा हुआ है इसके अंदर रखें, तो आप गर्म करें। जैसे गर्म करेंगे नफ्थलीन तो सब्लाइम हो जाएगी, वो सब्लिमेट बन जाएगी, वो निकल जाएगी, सैंड नीचे रह जाएगी। ये हमारे पास आंसर कौन सा हुआ? सी हुआ। आइए 3 MCQ देखते हैं हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड एज डिकलराइजिंग एजेंट। आपको पता है हमने क्रिस्टल्स बनाने का तरीका पढ़ा था। जहाँ पे हमने क्रिस्टल्स बनाई थी तो क्रिस्टल्स बनने के बाद हमें देखा कि उसके अंदर तो कलर्ड इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं। मतलब क्रिस्टल्स प्योर बनने के बजाय उसके अंदर कुछ डिफरेंट कलर्स आ गए हैं जो डिफरेंट चीज़ों की वजह से आए हैं। तो हमने क्या करना था? उन कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को निकालना था। तो हमने क्या किया था? उसके अंदर एनिमल चारकोल, जो सामने तस्वीर नज़र आ रही है, ये डाला था। और एनिमल चारकोल का क्या काम होता है? कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को जज़ब कर लेना। लिहाजा आंसर कौन सा हुआ? ए हुआ। उसके बाद 4 MCQ देखते हैं कि पेपर क्रोमाटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या थी। अच्छा, याद है आपको क्रोमाटोग्राफी क्या था? जिसका मतलब था कलर राइटिंग। मतलब क्योंकि ये शुरू में इंक्स को, कलर्स को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस टेक्निक का नाम हमने क्या रखा था? क्रोमाटोग्राफी रखा था। आपको याद होना चाहिए कि क्रोमाटोग्राफी में 2 फेजेस थी। एक स्टेशनरी फेज थी, एक मोबाइल फेज थी। स्टेशनरी मीन साकन थी और एक मोबाइल मीन मूविंग फेज थी। जो स्टेशनरी फेज थी वो 2 तरह की हो सकती थी। स्टेशनरी मीन साकन ठहरी हुई, मतलब या तो फिर वो हमारे पास हो सकती थी कौन सी? वो सॉलिड या फिर लिक्विड।
हाँ, अगर सॉलिड होती थी तो उसे क्या बोलते थे, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और अगर लिक्विड होती थी तो उसे क्या बोलते थे, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। लिहाजा यहाँ पे क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है। इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज थी वो कौन सी थी भला, वो लिक्विड थी। ये आपको याद होना चाहिए। ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक किस्म है, कौन सी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो उसके बाद 5 एमसीक्यू देखते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड जो है वो आमतौर पर कौन सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये तो बड़ा सादा सा एमसीक्यू है, ऐसी चीज़ों के लिए जो वोलेटाइल या फिर थर्मली अनस्टेबल होती हैं। वोलेटाइल मीन उनके वेपर्स का प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा होता है, मतलब जल्दी बॉयल करती हैं, उन्हें आग जल्दी पकड़ती है, ज़्यादा पकड़ती है। और इसी तरीके से थर्मली अनस्टेबल का मतलब भी यही होता है, मतलब वो इतनी स्टेबल नहीं है थर्मली। थर्म मीन हीट, मतलब थोड़ा सा भी हीट करें तो वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा होता है। उसके बाद हमारे पास 6 एमसीक्यू देखते हैं। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम ट्वाइस। मतलब कहते हैं प्रेशर को कांस्टेंट रखें। सबसे पहला जुमला पढ़े, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है जी, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। कहता है एट विच टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम गैस का ट्वाइस हो जाएगा। तो अभी गैस किस टेम्परेचर पे पड़ी हुई है, कहता है जनाब इट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ 273 केल्विन, मतलब 273 केल्विन है। तो फर्ज कीजिए उसका वॉल्यूम जो हुआ वो वॉल्यूम फर्ज कर लें x हो गया। तो अगर इसका मैं डबल कर दूं, मतलब 2x, वॉल्यूम उसने कहा ना बिकम ट्वाइस, वॉल्यूम उसका ट्वाइस हो जाए, तो इसका मतलब वॉल्यूम 2x करना है तो आप टेम्परेचर भी डबल कर दें, मतलब 546 केल्विन, मतलब 273 का डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया। तो लिहाजा आंसर कौन सा हुआ, सी हुआ। उसके बाद हमारे पास 7 एमसीक्यू देखते हैं कि इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डबल्ड एंड द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल। तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, तो आइए देखते हैं कितना होगा। तो आपने पढ़ा हुआ है ना कि पी वी इज इक्वल टू किसके, एन आर टी के। हमने वॉल्यूम मालूम करना है, प्रेशर को उठा के नीचे ले जाएं, एन आर टी ओवर हमारे पास किसके, पी के। तो आपको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि कांस्टेंट है, आर पहले ही कांस्टेंट है, तो बचा क्या, टी ओवर पी। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या किया, कहता है इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डबल्ड। जी ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास 2 हो गया, नीचे हमारे पास कहता है प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2, प्रेशर कम कर दिया 1/2, तो नीचे प्रेशर जो है वो कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये डायरेक्ट ये कहाँ चली जाएगी वैल्यू, ऊपर चली जाएगी, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। तो लिहाजा इट इंक्रीजेज द 4 टाइम, मतलब 4 गुना उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कब, जब आप टेम्परेचर उसका 2 कर देंगे और प्रेशर आप हाफ कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास 8 एमसीक्यू देखते हैं। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। जी ठीक है, किसके दरमियान में, कहता है एक ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्म, आइसो मीन सेम, थर्म मीन हीट। तो लिहाजा सीधा सीधा उस ग्राफ का नाम क्या हुआ, आइसोथर्म हुआ। उसके बाद हमारे पास 9 एमसीक्यू है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। हाँ, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर कौन सा है। तो वैसे मैं बताता चलूं कि प्रेशर है क्या था, प्रेशर क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इस एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, इसे हम क्या बोलते थे, प्रेशर बोलते थे। लिहाजा प्रेशर का यूनिट निकालें तो आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया का क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और आपको पता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को हम क्या बोलते थे, पास्कल। तो ये एसआई यूनिट है। उसके बाद हमारे पास 10 एमसीक्यू है कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस रेफर्स। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा होता है, 273 केल्विन, और प्रेशर कौन सा होता है, 1 atm। 1 atm का मतलब 760 टॉर या 760
mm ऑफ Hg। ये आपको बताया हुआ है कि वो जो मरकरी का कॉलम था, जो सी लेवल पे हमने कहा था कि वो प्रेशर लगाता है, उस मरकरी के कॉलम की हाइट कितनी थी? 760 मिलीमीटर थी। ये बात हमने यूनिट्स ऑफ प्रेशर के अंदर बात पढ़ी थी, आप उस लेक्चर को सुन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 11 हमारे पास MCQ है, तो इसके अंदर देखें, कहता है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2, 1 डेसीमीटर क्यूब O2 का हो तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? हाँ, हमें पता है कि अगर 1 मोल का मतलब 22.414 डेसीमीटर क्यूब, यही होता है ना 1 मोल का वॉल्यूम। तो 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स कितने होते हैं? एवोगैड्रो। लिहाजा आपको पता है जिसको मालूम करना है उसे राइट साइड पे लिखना है। मुझे मालिक्यूल मालूम करना है इसलिए मैंने राइट साइड पे लिखा है। और हमें दिया क्या गया है? 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, तो उसे मैंने किस साइड पे लिख लिया है? उसे लेफ्ट साइड पे लिख लिया है। तो लिहाजा अगर इतने डेसीमीटर क्यूब में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल हैं तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? उस एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स को आप क्या करें? उस 22.414 पे, मतलब इसको इधर नीचे ले आएं, इस पे डिवाइड कर दीजिए। तो जब जवाब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आपके सामने नजर आ रहा है। आइन 12 MC को देखते हैं कि हमारे पास कहता है एक ग्राफ बनाया है, किसके दरमियान में? टेम्परेचर के दरमियान में, जो कि एक्स एक्सिस पे है, और वॉल्यूम के दरमियान में 1 मोल गैस के लिए। तो ये ले, मैंने एक ग्राफ बनाया, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे ले लिया, यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया 1 मोल गैस के लिए। अब यहाँ पे फर्ज करें टेम्परेचर हमारे पास 0 है और वॉल्यूम तो यहाँ पे आके इसके साथ 0 बनेगा जब इस एक्सिस के साथ मिलेगा। ये ग्राफ मतलब टेम्परेचर कम करते जाएं, वॉल्यूम कम, टेम्परेचर कम, वॉल्यूम कम, टेम्परेचर कम, वॉल्यूम कम। ये एक वक्त आएगा कि ये इसकी बस हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम इससे कम नहीं हो सकता। गैस उससे पहले लिक्विफाइड और सॉलिडिफाइड हो गई है। हाँ, अगर हम इसे खुद अपनी मर्जी से एक्स्ट्रापोलेट करें, याद है एब्सोल्यूट जीरो वाला टॉपिक, तो ये हमारे पास नीचे आते हुए एक खास टेम्परेचर पे आके यहाँ पे मिलेगी। मतलब यहाँ पे आके ये लाइन बिल्कुल नीचे आ गई है वॉल्यूम वाली, मतलब यहाँ पे आके वॉल्यूम 0 हो गया। तो किस टेम्परेचर पे आके वॉल्यूम 0 होता था भला? -273.16 डिग्री सेल्सियस पे। तो आंसर कौन सा हुआ? बी हुआ। उसके बाद हमारे पास 13 MCQ है, कहता है कि वैल्यू ऑफ द जनरल गैस कांस्टेंट आर इन SI यूनिट्स। एस यूनिट्स में आपको पता है वो न्यूटन मीटर आया था, और न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं, और इसीलिए हमने इसका आंसर बी होगा। ये वैल्यू आपको वैसे जुबानी याद होनी चाहिए। आपको याद है हमने कैसे निकाली थी? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमें आर चाहिए तो आप पी वी के नीचे ले जाएं, एन टी इज इक्वल टू आर के, और प्रेशर के भी आप ऐसे यूनिट पुट करें, और वॉल्यूम के भी, और नंबर ऑफ मोल्स के भी, और टेम्परेचर के भी, सब के ऐसे ही वैल्यू पुट करें तो ये आंसर आता है हमारे पास। उसके बाद 14 MCQ देखते हैं कि द प्रोडक्ट पी वी ऑफ द गैस इज अ यूनिट ऑफ, हाँ ये वर्क है, पी वी। पी क्या है? फोर्स है। वॉल्यूम क्या है? मतलब ये एक सिलेंडर है मेरे पास, इस सिलेंडर के अंदर मैं यहाँ पे प्रेशर लगा रहा हूँ, तो ये इसके वॉल्यूम में चेंजिंग आ रही है। मतलब ये जो चेंज आ रहा है डेल्टा वी, ऊपर से फोर्स लग रही है प्रेशर, इसे प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। असल में इसके यूनिट वही बनते हैं जो किसके होते हैं? वर्क के यूनिट होते हैं। उसके बाद हमारे पास 15 MCQ देखते हैं कि अ सर्टेन मास ऑफ द गैस ऑक्युपाइज। हाँ जी ठीक है, एक गैस है, उसका मास है, और उसका वॉल्यूम हमारे पास 2 डेसीमीटर क्यूब है एट एसटीपी, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर को आपने तंग नहीं करना। एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा? हाँ, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कौन सा लॉ हुआ भला? प्रेशर कांस्टेंट मीन चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा था V1/T1 इज इक्वल टू किसके? V2/T2। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहां पे, तो इस इक्वेशन के अंदर जरा देखें, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 2 डेसीमीटर क्यूब, तो 2 ओवर हमारे पास जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये कहता है एट एसटीपी, ये देखें लिखा हुआ है साथ ही एट एसटीपी, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। तो इज इक्वल टू वॉल्यूम V2 हमें दिया हुआ है कितना? 4। ये देखें ये दिया हुआ वॉल्यूम V4, नीचे
कहता है व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर T2 तो पूछा है, सबकी वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद आप आंसर खुद निकाल सकते हैं कि इस 273 को क्या करें, उठा के इधर ऊपर ले जाएं और मल्टीप्लाई करें और इधर 2 को इधर नीचे ला के डिवाइड कर दें, तो उसका जो आंसर आएगा आप निकाल के देखें वो कितना आएगा, 546 केल्विन आएगा। मतलब सादा सी बात है, मैंने यहां से कंक्लूजन निकाला कि कांस्टेंट प्रेशर है, इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर का मतलब 40 लाख की बात हो रही है। 40 लाख की मैंने इक्वेशन रखी और वैल्यूज पुट कर दी, कुछ भी मुश्किल नहीं था। हाँ, इसके बाद 16 एमसीक्यू है कि 16 एमसीक्यू कहता है कि हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला क्या था, आपको याद है, PV इज इक्वल टू NRT, उससे हमने निकाला था। हल्का सा तारुफ करवा रहा हूं, PV इज इक्वल टू NRT, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसके, मैस ओवर मोलर मैस के, इनटू RT इज इक्वल टू PV। तो हमने क्या किया था, वॉल्यूम को नीचे ले गए थे, इस M को ऊपर ले गए थे। जब वॉल्यूम इधर नीचे आएगा तो मैस ओवर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो उसका जो फार्मूला बना था डेंसिटी वाला, अगर टॉपिक आप देखेंगे तो आपको याद होना चाहिए। आपकी आसानी की खातिर चले थोड़ा सा और कर देता हूं यहां पे, कि ये हमारे पास वॉल्यूम चले नीचे चला गया, PM इधर M हमारे पास, ये जो M है ये उठा के इधर ऊपर ले जाएं, तो PM इज इक्वल टू मैस के नीचे ले आए वॉल्यूम को इनटू RT, ये क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या बनेगा, ये हमारे पास, आप यहां से आप आसानी से देख सकते हैं कि इस RT को नीचे ले आए, मतलब ये वाला आंसर बनेगा C वाला। आपको मैंने टोटका बताया था, टोटका क्या था भला, PM ओवर रात, याद है आपको, मैंने कहा था दिन के टाइम को क्या लिखते हैं AM, रात के टाइम को क्या लिखते हैं PM। तो ये सादा सा फार्मूला क्या है, PM ओवर रात। ये फार्मूला आपको वैसे ही नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 17 देखते हैं, कहता है जनाब रेस्पिरेशन प्रोसेस इन द एनिमल्स। हाँ जी ठीक है, एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, डाल्टन लॉ कहता था कि हमारे पास जो बाहर हवा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टॉर 159 डॉर है, बाहर ज्यादा है, लंग्स के अंदर 116 है, 116 टॉर है, लिहाजा ये पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से रेस्पिरेशन अमल होता है। इसलिए यहां पे आंसर कौन सा हुआ, पार्शियल प्रेशर हुआ। उसके बाद हमारे पास 18 एमसीक्यू देखते हैं कि कौन सी गैसेस हैं यहां पे जो हमारे पास ड्राई आइस कहलाती है। तो याद होना चाहिए आपको, मैंने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे तो गैस है, इसे आप सॉलिडिफाइड हालत में ले आए तो ये बिल्कुल बर्फ की तरह लगती है और इसका जो स्पेशल नाम है वो क्या है, ड्राई आइस। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का नाम ड्राई आइस है। तो आंसर कौन सा हुआ, बी हुआ। उसके बाद हमारे पास 19 एमसीक्यू है, बड़ी सादा सी बात, कहता है जनाब 760 टॉर्क प्रेशर इज इक्वल टू, 760 टॉर्क किसके इक्वल है, आपको याद है 1 ATM। वैसे मैं बात याद करवा देता हूं, 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और इसे हमने कहा था 760 उस बंदे के नाम की वजह से टॉर इसीलिए, और इसी तरीके से इसे हमने कहा था कि जनाब ये 101325 पास्कल, ये हमने कहा था। और आप इसे किलो पास्कल बनाना हो तो क्या करें, यहाँ पे पॉइंट लगा दें, तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास आंसर कौन सा बनेगा, सी बनेगा। उसके बाद हमारे पास 20 एमसीक्यू देखते हैं कि एक ग्राफ है जो हमने किसके दरमियान में बनाना है, वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान में बनाना है और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो आपको पता है कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर एक ही जैसा है, मतलब प्रेशर सेम है, आइसो मीन सेम, बार मीन प्रेशर, लिहाजा इस ग्राफ का नाम क्या हुआ, आइसो बार हुआ। उसके बाद हमारे पास 21 एमसीक्यू है, कहता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस था, आपको याद है हम क्या करते थे, एक शै लेते थे, मसलन पोलर है, उसके अंदर कोई चीज है नॉन पोलर, उसको बाहर निकालना था, तो हमने एक नॉन पोलर चीज ले ली, ऐसी नॉन पोलर चीज ली कि वो जो उस पोलर के अंदर, मतलब पानी के अंदर तो हल नहीं होगी, उसके साथ रख के मतलब पानी और ऑयल ले लें, उनको अच्छे तरीके से हिलाएं, वो एक दूसरे में हल नहीं होंगे। लेकिन हां, अगर उस पानी के अंदर कोई ऐसी चीज है जो नॉन पोलर को पसंद करती है, तो वो पानी पोलर से निकलेगी
और इधर नॉन पोलर के अंदर आ जाएगी और कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगी। ये कौन सा प्रोसेस था, ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस था। उसके बाद 22 एमसीक्यू देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल, ये कौन सी बात है जो गलत है, जो झूठी है, जो सही नहीं है, कौन सी बात है। पहली बात कहता है जो गैसेस दे डिफ्यूज इजीली, बड़ी सादा बात है, यहाँ गैस रखें भाग के उधर निकल जाती है। दे हैव मैस, उनका मैस भी होता है। कभी सिलेंडर भरा देखे, वो उसे आप केजी के हिसाब से लेके आते हैं, मतलब मैस होता है गैसेस का। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, हाँ बेशक आप गैस लें उसे आप कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। चौथी बात बड़ी झूठी, बड़ी गलत, बड़ी ही इंतहाई गलत लिखी है कि दे डू नॉट मिक्स वेल, अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होती, ऐसी गलत बात है। उनके दरमियान में तो एम्प्टी स्पेसेस इतनी ज़्यादा हैं, डेंसिटी भी लो है, उन्हें जितना मर्जी मिक्स अप कर ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 23 एमसीक्यू है, कहता प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, हवा के अंदर ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, तो आपको पता होना चाहिए वो 159 टॉर, मैंने डाल्टन लॉ के अंदर बताया था, सीधी सीधी फिगर है, आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद 24 एमसीक्यू है, जर्नल गैस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड, मुझे लगता है दुनिया का सबसे आसान एमसीक्यू यही था कि जर्नल गैस इक्वेशन का दूसरा नाम बताएं, तो वो जर्नल गैस इक्वेशन का नाम था आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि हमने कहा था जो गैस इस इक्वेशन को ओबे करती है उसे कहते हैं आइडियल। क्यों भला, क्योंकि ये इक्वेशन हमने बनाई थी लाज को आपस में कंबाइन करके। इसका मतलब जो गैस इस इक्वेशन को ओबे करती है, मतलब वो तमाम गैस लाज को ओबे करती है, इसीलिए उसे आइडियल गैस बोलते हैं। और इस इक्वेशन का नाम क्या था, आइडियल गैस इक्वेशन। लिहाजा आंसर कौन सा हुआ, बी हुआ। और एक हमारे पास 25 एमसीक्यू, मुझे लगता है ये उससे भी आसान, ये कायनात का, वो मैंने कहा था दुनिया का, ये कायनात का सबसे आसान एमसीक्यू है कि कहता है जनाब एक अर्ज कौन सा यूनिट है एनर्जी का। आपको ये मैंने फिगर याद करवाई थी जब कांस्टेंट आर पढ़ाया था, जनरल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट आर पढ़ाया था। आपको याद है मैंने कहा था कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ज। मैंने आपसे कहा था अर्ज दुनिया का सबसे छोटा एनर्जी का यूनिट है। इसके साथ आपने अपना ख्याल रखना है, हमारे साथ रहिए, अपना ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।